तो आज के वीडियो में यहाँ पे हम शुरू करते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए चारों सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट से होगा। मैं सभी सब्जेक्ट से इसीलिए कराता हूँ सप्ताह के लास्ट में, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव पता होता चलता रहे, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ सभी सब्जेक्ट में हमें कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान हो रहा है। तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा चारों सब्जेक्ट से। तो पहले है जैव विज्ञान, जिसे बायो साइंस कहते हैं। इसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, आपको पता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। देखिए, ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट, आपके थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज को बढ़ाएगा, तो आप सभी ज़रूर देखें। हर एक स्टेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम पैटर्न होता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक कौन सी है, तो वह सेल होता है, सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एटीपी का उत्पादन करता है, जो एनर्जी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, यानी आरबीसी में कौन सा ऐसा एक अंग है जो अब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो न्यूक्लियस होता है। नाभिक जो है आपको आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली संरचना जो है कौन सी है, यानी हृदय के धड़कन को कौन सी संरचना नियंत्रित करती है, तो वो है एसे नोड। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, याद रखिएगा, एसे नोड। आगे है यहाँ पे तंत्रिका आवेग किस पदार्थ की मदद से संचालित होती है, यानी जो तंत्रिका आवेग जो होता है, जो आपका बॉडी में आवेग जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है, वह न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तंत्रिका आवेग, ठीक है ना, नर्व सप्लाई जो होता है वह न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे शरीर में हेमियोस्टेसिस किसकी सहायता से बना रहता है, तो शरीर में होमियोस्टेसिस यानी समान स्थिति जो होता है किसकी सहायता से बना रहता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र की संयुक्त क्रिया से, यानी नर्व के द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं उसके संयुक्त क्रिया के द्वारा हेमियोस्टेसिस बना रहता है, बॉडी में एक समान स्थिति बना रहता है। ठीक है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, तो पैंक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है, आगे है कौन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो जो हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो फेफड़ों के एल्वोलियाई से। ठीक है, फेफड़ों के एल्वोलियाई से, जो एक गुच्छा टाइप से होता है फेफड़ा के अंदर, वही जो है एल्वोलियाई होता है। ठीक है, आगे है मूत्र निर्माण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन से किडनी के अंदर ही होता है, और किडनी के क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है। ठीक है, आगे है हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे महिला प्रजनन चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह दो ऐसा हार्मोन है जो महिला के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, आगे है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 होता है। तो यहाँ पे आपको बायो साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जो क्वेश्चन कुछ था वो समाप्त होता है। आगे आता है आपका बिहेवियर साइंस का, तो बिहेवियर साइंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है। तो देखिए, व्यवहार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी बिहेवियर साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मानव व्यवहार को समझना और सुधारना। ठीक है, इसका बिहेवियर साइंस का मेन उद्देश्य यही है कि व्यवहार को समझना और उसे सुधार करना अगर कोई गड़बड़ी हो तो।
सीखने की प्रक्रिया को किस वैज्ञानिक ने समझाया, यानी लर्निंग जो प्रोसेस है इसको किसने समझाया, कौन साइकोलॉजिस्ट, तो पाल्बोल, ठीक है ना, पाब्लो, ठीक है ना, पाब्लो ने, इवान पाब्लो और बीएफ स्किनर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इयान पाब्लो और बीएफ स्किनर ने आपको जो है सीखने की प्रोसेस को समझाया इन्होंने, ठीक है। आगे है यहाँ पे हायरार्की ऑफ नीड्स किस सिद्धांत किसने दिया, तो मनुष्यों के आवश्यकता का पदानुक्रम, यह आपको पता है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है यह मौसलो, अब्राहम मौसलो के द्वारा समझाया गया, ठीक है। आगे है व्यक्तित्व के 3 स्तर, आईडी, ईगो, सुपर ईगो किसने दिया, तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी के 3 स्तर होता है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। आप माइंड स्ट्रक्चर मॉडल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आगे है यहाँ पे तनाव को नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम विधि कौन सा है, तो स्ट्रेस को नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम विधि आपका है आप विश्राम करें, ठीक है, पॉजिटिव सोच रखें और टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। खाली समय रहने पर भी तनाव जो है व्यक्ति में आता रहता है, ओके। आगे है रोगी से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को क्या कहा जाता है, रोगी से सहानुभूतिपूर्ण अगर व्यवहार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप रोगी के साथ सहानुभूति व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार का आप उपचारात्मक जो है संचार बना रहे हैं रोगी को, ठीक है। आगे हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो है नर्स के लिए क्यों आवश्यक है, नर्स के लिए सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि वह रोगी के प्रति निष्पक्ष और संवेदनशील जो है रह सके। तो नर्स के लिए सेल्फ अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि वह रोगी के प्रति निष्पक्ष हो और संवेदनशील रह सके, ठीक है। आगे है समूह में काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो एक ग्रुप में काम करने की क्षमता को कहते हैं टीम स्पिरिट या सहयोगात्मक व्यवहार, टीम स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीक क्या है, यानी आक्रामक, ठीक है ना, आक्रामक, समझ गए, आक्रामक बिहेवियर को व्यवहार को नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम तकनीक क्या है, तो शांतिपूर्ण संवाद या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर आक्रामक व्यवहार का है, आप उसके साथ प्यार से संवाद, शांतिपूर्ण संवाद करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ें को समझेगा, ओके। आगे है नर्सिंग में संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो एक्टिव लिसनिंग। तो नर्सिंग में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर होता है तो एक्टिव लिसनिंग का होता है, सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है, कितना आप सुन रहे हैं चीज़ों को। रोगी की भावनाओं को समझना किस प्रकार की बुद्धि का संकेत है, तो रोगी के भावनाओं को समझना यह एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बुद्धि है, ठीक है, जो आप दूसरे के बातों को समझते हैं। व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, तो आप अपने बिहेवियर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रभावी कारक प्रेरणा, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन से ही आप जो है चीज़ों को बदल सकते हैं अपने अंदर। तो आप अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो या किसी के व्यवहार को, तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बिहेवियर साइंस में ये सारे क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट एड है, न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारे चीज़ें फंडामेंटल नर्सिंग है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है नर्सिंग के संस्थापक मानी जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसने आधुनिक नर्सिंग का जो है जनक कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है ना। आगे है नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण असेसमेंट होता है और लास्ट चरण इवैल्यूएशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संक्रमण की श्रृंखला, चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सा है। एक चेन होता है जो हर एक चेन बाई चेन बढ़ता है आगे, तो उस इन्फेक्शन के चेन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है
तो वह सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, संक्रमण का स्रोत है। ठीक है, संक्रमण का स्रोत चेन ऑफ इन्फेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। आगे है स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना है। ठीक है ना। स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य यही होता है कि सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रोगी की सुरक्षा के लिए नर्स का क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, रोगी की सुरक्षा के लिए नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, तो पर्यावरण की सुरक्षा और सतर्क देखभाल। यानी रोगी की सुरक्षा के लिए नर्स को प्राथमिकता सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षा करे, आसपास के चीज़ों को सिक्योर करे। ठीक है ना। हेल्थ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रोगी को आत्म देखभाल के लिए सक्षम बनाना। हम किसी को किसी चीज़ के बारे में हेल्थ एजुकेशन क्यों देंगे, ताकि वह खुद को देखभाल को अच्छे से कर सके, सक्षम बन सके। ठीक है ना। दवा देने के 5 राइट्स, 5 नियम में से एक बताइए, तो 5 नियम में से एक नियम है राइट पेशेंट। ठीक है ना, बहुत 5 नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। आगे है नर्सिंग में एसेप्सिस का अर्थ क्या है। देखिए, सेप्सिस अगर होगा तो वह संक्रमण को बताएगा। ठीक है, लेकिन एसेप्सिस यानी संक्रमण का अब्सेंस। ठीक है ना, संक्रमण रहित स्थिति बनाए रखना। संक्रमण रहित मतलब क्या होता है, संक्रमण से दूर, बिना संक्रमण के स्थिति बनाए रखना, यही एसेप्सिस होता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे, रोगी को बिस्तर पर स्नान देने से क्या लाभ होता है, रोगी को बिस्तर पर यानी बेड बाथ देने से क्या लाभ होता है, तो स्वच्छता, रक्त संचार और आराम में सुधार। अगर कोई मरीज मान गए बेड से नहीं उतर पा रहा है, बेड पर पड़ा हुआ है, तो बेड बाथ का मतलब ये नहीं होता है कि बेड पर जो है पानी जो है रखे लगना शरीर पर, नहीं, कपड़े भिगोकर शरीर को साफ किया जाता है, वही बेड बाथ होता है। ठीक है ना। उससे स्वच्छता बनी रहती है, रक्त संचार बनता है, आराम में सुधार होता है। आगे है नर्सिंग दस्तावेज का उद्देश्य क्या होता है, तो नर्सिंग डॉक्यूमेंट का उद्देश्य होता है देखभाल का सटीक रिकॉर्ड रखना, टीम में साझा करना। ठीक है, लीगल कानूनी रूप से भी वो उपयोगी हो सकता है। आगे है प्राथमिक उपचार का पहला कदम, फर्स्ट एड का पहला कदम क्या होता है, स्थिति का आकलन और सुरक्षा निश्चित करना। तो प्राथमिक उपचार का पहला कदम यही होता है कि कंडीशन को एक्सेस करें। ठीक है, और फिर सुरक्षा को आप सुनिश्चित करें। आगे है नर्सिंग में एम्पैथी का क्या अर्थ होता है, तो नर्सिंग में एम्पैथी का अर्थ होता है कि रोगी को भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना। एम्पैथी का मतलब होता है कि रोगी के भावनाओं को समझना। एज ए नर्स आप हैं तो एम्पैथी का मतलब होता है कि आप मरीज के भावनाओं को समझें और सहानुभूति दिखाएं। ठीक है ना। आगे है रोगी की गोपनीयता बनाए रखना किस सिद्धांत का भाग है, तो रोगी के कॉन्फिडेंशियली जो होता है, जो गोपनीयता होता है उसको बनाए रखना, यह नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग नैतिकता की सिद्धांत होती है। ओके। आगे है नर्सिंग में डेलीगेशन का क्या अर्थ है, तो नर्सिंग में डेलीगेशन का अर्थ होता है कार्य को उचित व्यक्ति को सौंपना और जिम्मेदारी बनाए रखना। जैसे कोई टीम मेंबर है, वो टीम मेंबर किसी अपने मेंबर को काम दी कि ये काम करना है, तो ये होता है काम सौंपना उचित व्यक्ति को और जिम्मेदारी से बनाए रखना उस काम को, यही डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन का अर्थ है कि काम को एक जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना। ठीक है, और उस पर लगातार नज़र बनाए रखना। अब आता है ये फंडामेंटल समाप्त हो गया। चौथा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्रश्न। ओके। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य लक्ष्य क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मेन लक्ष्य है समुदाय के सभी लोगों को स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला सिद्धांत क्या है, समानता और समुदाय की सहभागिता। ठीक है ना, समानता, इक्वलिटी और लोगों की पार्टिसिपेशन, यही इसका सिद्धांत है। आगे है टीकाकरण का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
तो भाई टीकाकरण इसीलिए ना दिया जाता है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम किया जाए आगे चल के, तो टीकाकरण का यही उद्देश्य लक्ष्य होगा। स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत आता है? तो स्वच्छ भारत मिशन पर्यावरणीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के अंदर आता है। बात समझ गए? पर्यावरणीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के अंदर आता है। मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रमुख उपाय क्या है? तो मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रमुख उपाय है जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो महिला का डेथ हो जाता है या बच्चे जन्म देने समय, तो उस डेथ को कम करने का उपाय है प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद का देखभाल। ठीक है ना। आगे है सामुदायिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी का सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुदाय के स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाना। हम सर्वेक्षण इसीलिए करते हैं कि किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ की कमी है, ताकि इसको हम पूरा कर सकें। तो समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे है जल जनित रोगों के रोकथाम का सबसे सरल उपाय क्या है? तो जल जनित जितने भी रोग है उसका सरल उपाय है रोकने का स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। ज़्यादातर जल से जो बीमारी होता है ना, वो गंदगी वाला जल, दूषित जल से ही जो है बीमारी होता है। तो अगर स्वच्छ जल, अगर साफ़ सुथरी और स्वच्छ जल का अगर पूर्ति लोगों को होने लगेगा तो बीमारी कम होगा। बात समझ रहे हैं? स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन में सबसे इफ़ेक्टिव जो माध्यम है वह लोगों से मिलना और जन समूह में चर्चा करना, ग्रुप डिस्कशन। ओके। आगे है परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार और जनसंख्या नियंत्रण करना। बात समझ गए? महामारी के फैलाव को रोकने का पहला कदम क्या है? तो महामारी का फैलने का रोकने का पहला कदम रोगी के शीघ्र पहचाने और उसे आइसोलेट करें। अगर एक मरीज इन्फेक्शन वाला है, उसे पहचान लिए जल्दी से और उसे अलग कर दिए, पृथक कर दिए लोगों से, तो ऑटोमेटिक है वो दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो ये पहला कदम होता है। आगे है, आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? तो रोगों को रोकथाम करना, स्वास्थ्य को प्रमोट करना और हेल्थ एजुकेशन देना, यह नर्स का प्राथमिक काम होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 किस कार्यक्रम से संबंधित है? यानी 2023 तक सभी के लिए जो हेल्थ है, यह इसमें क्या, इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? सतत विकास की लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। यह 2023 तक जो है हेल्थ फॉर ऑल में 2023 तक यह लक्ष्य है सतत विकास की। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन कराया फर्स्ट ईयर से। तो उम्मीद है आप कुछ नए नए सीखे होंगे। सभी सब्जेक्ट से मैं इंक्लूड इसीलिए करता हूं ताकि आप सभी सब्जेक्ट से कुछ न कुछ अच्छे चीज़ सीख सकें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।